आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप स्लाइड में देख पा रहे हैं ना, अलंकार शब्द शक्तियां, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल व्याख्या सहित हम करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये 12वीं बोर्ड परीक्षा में के लिए, कक्षा 11 के लिए भी, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, केवीएस, डीएसएसबी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है वो इनके लिए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ और सभी फ्रेंड्स को बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ये जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, नेट, केवीएस, डीएसएसबी, ये जो टॉपिक है ये हमारी 11वीं 12वीं कक्षा को आधार बनाकर ही लिए जाते हैं। आप सिलेबस देख सकते हैं जिसमें 11वीं 12वीं का ही सिलेबस आता है और इन्हीं दोनों को आधार मानकर ये जो विषय हैं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी सुबह इसकी क्लास हो चुकी है। हमने कक्षा 12 का टेस्ट लिया था, 11 और 12 के स्टूडेंट्स का। तो बच्चों, अब आप अपने आंसर जो है, अपने उत्तर इसमें जांच सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितने अंक लेकर आए हैं। तो बिना समय गंवाए हम आपके लिए ये क्लास प्रारंभ कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अब प्रश्न हल करते हैं। ओके, देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न था सुबह, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है यमक अलंकार। ओके, ये देखिए यहाँ यमक अलंकार है। क्यों? जो घटा शब्द है, यहाँ पर देखिए घटा शब्द, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा, पहले जो घटा है उसका अर्थ है बादल, काले बादल, और दूसरा जो घमंड घटा का मतलब होता है घटा कम हो जाना। तो पहले का अर्थ बादल है, दूसरे का अर्थ कम हो जाना है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो 12वीं के विद्यार्थी हैं वो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखकर भेज देती हूँ। मैंने आपके उत्तर देखे हैं, बहुत सारे बच्चों का लिखने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है काली घटा का घमंड घटा, तो आप क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे, उसमें पहला शब्द और आखिरी शब्द लिखकर बीच में डॉट डॉट करेंगे, जैसा मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। फिर आप अगली पंक्ति में लिखेंगे कि यहाँ यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि घटा शब्द की आवृत्ति हुई है तथा अर्थ अलग अलग है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो है उसमें बहुत शॉर्ट में आंसर लिखे हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगी, आप उस प्रकार से आंसर लिखे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, मूरत मधुर मनोहर देखी, बयऊ विदेह विदेह बिसे की। यहाँ पर जो विदेह विदेह शब्द है आप देख पा रहे हैं कि उसकी आवृत्ति हुई है। विदेह विदेह शब्द दो बार आया है। अब ये तो आपको पता है कि विदेह शब्द दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि विदेह विदेह शब्द का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला विदेह है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस विदेह का अर्थ है राजा जनक के लिए आया है, राजा जनक के लिए। और जो दूसरा विदेह है वो क्या है? देह रहित होना। देह का मतलब तो जानते हैं ना, देह रहित होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। तो बच्चों इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? आपने बता दिया होगा, आंसर में बताया है। यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। मैंने पहले भी कहा है कि एक साथ कई सारे अलंकार हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जिस अलंकार को सोचकर आपसे प्रश्न पूछता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर पता होना चाहिए, वह अलंकार आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 12 शब्द आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो 12 शब्द है और ये अंधेरो जो शब्द है, बड़े जो बड़े शब्द है, इसके कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 12 शब्द है उसके दो अर्थ हैं, क्रमशः जलाना और बचपन। जलाना और बचपन। और जो बड़े शब्द है उसके भी दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर और बुझने पर। अब इसका अर्थ देख लीजिए, आप मुझसे पूछ रहे थे। रहीम कहते हैं कि दीप की, दीपक की और कुल के कपूत की, कुपुत्र की गति बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे दीपक जलता है, बारे उजियारो करे, जलने पर वह उजाला करता है, और बड़े बुझा देने पर अंधेरा करता है। ठीक उसी प्रकार से कुपुत्र जब पैदा होता है, पैदा होता है तो किसी को थोड़ी पता है कि वह कुपुत्र है, तो वह क्या करता है? उजाला करता है, अर्थात घर में आनंद उमंग की अनुभूति होती है, सब खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसके कृत्यों के कारण चारों ओर अंधकार छा जाता है, सभी लोग दुखी हो जाते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर श्लेष अलंकार क्यों है। और परिभाषा तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट इनकी परिभाषा जरूर लिखें, एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए आप, सी, उषा जो है सुनहले तीर बरसाती हुई, सुनहले स्वर्णिम, ठीक है, सुनहले तीर बरसाती हुई, जय लक्ष्मी के समान जय करती, सी उदित हुई। सी वाचक शब्द आता है, उपमा अलंकार के अंदर होता है, जानते हैं ना आप, तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उषा, आपको पता है जो उषा है यानी प्रातः काल का जो समय है, सूर्य की किरणें कितनी स्वर्णिम होती है, स्वर्णिम होती है। और लक्ष्मी, धन की देवी, धन की देवी है लक्ष्मी माँ, ठीक है, लक्ष्मी सी, तो जैसे कोई लक्ष्मी उदित होती है स्वर्णिम, ठीक है, वैसे ही उषा है वह सुनहले तीर बरसाती हुई सी उदित हुई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। हम मानते हैं कि इसमें दूसरे अलंकार भी हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे मानवीकरण अलंकार है, लेकिन एग्जामिनर इसमें आपसे उपमा अलंकार पूछना चाह रहा है। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्रीवाचक शब्द आया है यहाँ पर कि फूल के समान कोमल बच्ची, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आपको वहां पर अलग अलग नहीं बताना है ये उपमान है ये उपमेय है, कई बच्चों ने आंसर लिखे तो मैंने देखे, ऐसे नहीं बताना आपको, फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है, फूल के समान कोमल बच्ची है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला देखिए, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। ये जो प्रश्न है, संसार को क्या मान लिया है बच्चों, समर स्थली, युद्ध स्थली के समान मान लिया, समान नहीं माना है, युद्ध स्थली मान लिया। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, कि संसार एक युद्ध स्थली है जहां पर वीरता के साथ वीरता को धारण आपको करना है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो आप एग्जाम में लिखेंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान, यहाँ पर संसार को समर स्थली मान लिया है, उपमेय और उपमान में अभेद आरोपित जहां पर होता है वहां रूपक अलंकार होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, मीरा का पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। देखिए बहुत सरल है, राम रतन, राम नाम को क्या मान लिया है, रत्न मान लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, राम के नाम को रतन मान लिया है। अगला प्रश्न देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये परशुराम जी के लिए आया है, देखिए मानोवाचक शब्द आ रहा है, मानो किसमें आता है, जनो मनु जानो मानो, ठीक है स्टूडेंट्स, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, आप सभी का सही होगा ये, ठीक है, कि परशुराम जी का शरीर क्रोध से ऐसे कांपने लगा कि जैसे, मानो जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा हो, ऐसी उन्होंने संभावना की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चले आगे। अगला प्रश्न देखिए, हलदर के प्रिय सदा केशव और किसान, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हलदर जो शब्द है यहाँ पर, हलदर जो शब्द है उसके बच्चों दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है। प्रिय सदा केशव और किसान, हलदर, एक तो हलदर क्या होगा, बलराम अर्थ होगा, हलदर का क्या अर्थ होगा, बलराम, किसके भाई थे, भगवान कृष्ण के, थे ना। ऐसा एक दोहा मैंने आपको और भी बताया है बच्चों, आपको याद हो तो, ठीक है, बलराम जो भाई थे किसके, श्री कृष्ण के, ओके। ऐसा मैंने आपको एक बताया था, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के भी, तब भी हलदर शब्द आया था। तो एक तो बलराम हो गया, और एक हल को धारण करने वाला, ठीक है, तो दो अर्थ हो गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चरण कमल, चरणों को क्या मान लिया है, बंदो हरिराई, हरि विष्णु के चरणों को कमल मान लिया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। चलते हैं हम आगे की ओर। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हूं, चंद्रमा को क्या मान लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर खिलौना मान लिया है। कृष्ण भगवान जिद करते हैं कि मैया मैं तो वो चंद्र खिलौना ले हूं, उनको जो चंद्रमा है वो खिलौने जैसा सुंदर प्रतीत होता है, सुंदर लगता है, तो इस यहाँ पर अभेद आरोपित हुआ है चंद्रमा में और खिलौने में, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे रहे जो लाख करोड़, उदाहरण अलंकार है ये, ठीक है। ये रहीम का दुआ है, हमारी 12वीं क्लास में आप देख लेना पाठ में, इसकी पहली पंक्ति एक और है कि विपत्ति रहे धन ना रहे रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर, कि जिस प्रकार से भोर होती है तो आकाश में तारे छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से धन कितना भी होता है लेकिन विपत्ति आने पर
नहीं रहता है भले ही वह लाख करोड़ क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। ये जो रहे रहे शब्द के कारण आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ना समझे, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। ओके, तो हमारे अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं शब्द शक्तियां, जिनको देखकर आपको बड़ी समस्या हो रही थी बच्चों, तो अब हम उसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए, आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ओके, अब लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है? लक्षणा में भी कौन सी है? कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? आपसे एग्जाम में कभी भी 12वीं क्लास में भेद नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा, ये जो यहाँ पर है प्रयोजनवती लक्षणा है, किसी प्रयोजन विशेष से कहा गया है, क्योंकि कोई आतिश का जो नजारा होता है, जैसे दशहरे का मेला भरता है, तो आप देखना सारा शहर, मतलब शहर के सारे लोग ही उमड़, वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी आप जाकर आते हो कोई कार्यक्रम में, इतनी भीड़ होती है कि आप घर आकर कहते हो मम्मी आज तो किसी को भी, भाई को, दीदी को, कि आज तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा, यानी वहां पर बहुत भीड़ हो गई थी। तो इस लक्षण विशेष के कारण, क्योंकि अभिधा के आधार पर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर अगला देखिए, सिर पर क्यों खड़े हो, बहुत अच्छे से है, आप जानते हो कि एक मुहावरा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चले अब हम। अब निराशा छोड़ आम बोरा गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसके ना एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे ये पंक्ति किसी ने गई हो, अब निराशा छोड़ आम बोरा गए हैं, यानी आम पर क्या आ गए हैं? पुष्प आ गए हैं। जैसे कोई माली है, उसको पता है कि वह खेती करता है, वह बहुत मेहनत से उसने आम के पेड़ उगाए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वह सोचता है कि इस आम के ऊपर कब फूल आएंगे, कब इस पेड़ के ऊपर आम लगेंगे। तो जैसे ही उस पर फूल आए, जब उसको निराश देखा, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अब निराशा छोड़ आम बोरा गए हैं, यानी आम के पेड़ पर अब पुष्प आ गए, बहुत जल्दी आम लगेंगे, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, जैसे नायिका है, वो अपने नायक के आने का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, तो जब वो ये शब्द सुनती है कि आम पर जो है, आम के पेड़ पर पुष्प आ गए, मतलब समय हो गया है कि उसका नायक उसे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। और इस समय जब आम्र पर मंजरियां आती है, उस समय किसी को कोई और काम करना है, तो वह सोचता है कि मुझे यह काम करना है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला देखिए, अब व्यंजना में भी कौन सी व्यंजना बताइए? हम्म, शाब्दी व्यंजना या आर्थी व्यंजना? आर्थी व्यंजना है यहाँ पर। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है, अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार नहीं, सॉरी, कौन सी शब्द शक्ति है बच्चों? तो यहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी व्यंजना है? आरती व्यंजना है। आरती व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों है? क्योंकि जैसे पंक्ति हम सुनते हैं कि रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है, तो हर व्यक्ति इसके लिए अलग अलग अर्थ निकालता है। कोई व्यक्ति जैसे चोरी डकैती कर रहा है क्योंकि उसका पेट नहीं भरा है, तो हम क्या कहते हैं? या कोई व्यक्ति है रोटी के लिए, जैसे कोई बहुत सामान्य सा काम करता है, जैसे जूते काटने का, या कोई भी काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उसके लिए अलग अलग अर्थ है कि भाई पेट को भरने के लिए, पेट पालने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो सब अपना अपना, ये शब्द तो आप बहुत बार अपने घर में भी सुनने को मिल जाएगा आपको आस पड़ोस में। भाई क्या करें, रोटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, रोटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, अर्थात बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सब लोग अपने अपने अनुसार इसका अर्थ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे कोई बहुत अच्छी नौकरी करता है रोटी के लिए, यानी पेट भरने के लिए, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कोई चोरी डकैती करके करता है, कोई कुछ और करके, तो सबके लिए इसके अलग अलग अर्थ होंगे, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही सरल है, धन्य है ये राजनीति, राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यदि हम ये धन्य है यह राजनीतिज्ञ, राजस्थान का खूब चहुमुखी विकास हो रहा है, यदि हम धन्य है ये राजनीतिज्ञ शब्द को हटा देते हैं पंक्ति को, और सिर्फ इतना करते हैं राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिखा है? धन्य है ये राजनीतिज्ञ। हम एक तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, और कितनी बार इस जो इन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं कि वाह वाह भाई, धन्य है हमारे देश के राजनीतिज्ञ, देश का क्या खूब विकास कर रहे हैं, नहीं करते हैं क्या? ये शब्द तो, ये पंक्तियां हम बहुत बार प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य हुआ है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। हर व्यक्ति इसका अपने अपने अनुसार, कोई जैसे बेचारा बहुत भोला वाला सीधा साधा है तो सोचेगा वाकई में राजनीतिज्ञ हैं, देश राजस्थान का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसको तो पता है कि अगला इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। ओके बच्चों,
चलें आगे की ओर। हमको हमारा जो है ये वीडियो बहुत छोटा बनाना है। अगला है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखो बच्चों, वीरता और वैभव जो है वो भाव है, ठीक है। और जो भाव है, अभिधा शब्द शक्ति तो है नहीं, वीरता और वैभव की जो भाव है उनकी सगाई कैसे हो सकती है। लेकिन फिर यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैदान में गधा चर रहा है। मैदान में गधा चर रहा है, भाई चौपाया पशु है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, मैं राजस्थानी हूं। मैं राजस्थानी हूं, इसमें आप गलत मत कर दीजिएगा, अभिधा शब्द शक्ति है, ठीक है। राजस्थान का विकास हो रहा है, यदि ये लिखा है तो क्या हो जाता है, लक्षणा। लेकिन मैंने लिखा मैं राजस्थानी हूं, यानी यहाँ पर एक सीधा सा अर्थ है। एक कोई व्यक्ति है, उससे किसी ने पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, उससे ये पूछा, उसने कहा मैं राजस्थानी हूँ, यानी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो इसका बिल्कुल मैं शब्द आ गया ना साथ में, सीधा साधा अर्थ निकलता है। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, मतलब वक्ता जैसा कहता है, वक्ता जैसा कहता है वैसा ही अर्थ श्रोता ग्रहण करता है, वक्ता जैसा कहता है वैसा ही अर्थ श्रोता ग्रहण करता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। और जहां पर वाच्यार्थ के आधार पर लक्ष्य अर्थ न निकलकर लक्ष्यार्थ के आधार पर निकलता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। जहां वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ द्वारा अर्थ बोध करने में बाधा उत्पन्न होती है और व्यंग्यार्थ के आधार पर अर्थ निकलता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं कि इसके अंदर ये शब्द शक्ति क्यों है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे से आप कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आज का जो ये क्लास है हमारी छोटी सी, आपको सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। फिर मिलते हैं कल एक नवीन विषय वस्तु के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका दिन मंगलमय हो।